बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशंस के ऊपर। तो इधर हम लोगों ने ना सिर्फ बुक के मुताबिक हम लोग जरा चलते जाएंगे कि ये चीजें नजर हम गो थ्रू कर रहे हैं। एफपीआर 1 के मुताबिक देखा जाए ना तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन ठीक है, हमारे काम तो जरूर आनी है। कोई भी ऐसी नहीं है जिसको हम लोग डेप्रिशिएट ना कर रहे हो, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ एक मरतबा हमने गो थ्रू करना है कि डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से हैं, किस तरह से हमने एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट वन टाइम अगर रीडिंग करना चाहो तो कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन में। उनमें सबसे पहली टर्म आ जाती है कि खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब डिफाइन करने लगे तो उन्होंने कहा अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब क्या चीज है कि एक तो सिस्टमैटिक एलोकेशन है किसकी, डेप्रिशिएबल अमाउंट की, ऑफ एन एसेट ओवर इट्स। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बताने में तीन डिफरेंट चीजें हमारे पास आ गई। अब उनका समझना जरूरी है। सिस्टमैटिक एलोकेशन से मुराद है कि भाई आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हम आपको सिस्टम बताएंगे, उन सिस्टम्स में से किसी एक को चूज कर लेना और फिर अपनी तमाम क्लास ऑफ एसिड्स को सेम उसी मेथड के मुताबिक डेप्रिशिएट करते रहना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिल चाहा डेप्रिशिएट किया, आपका दिल चाहा डेप्रिशिएट नहीं किया, ज्यादा कर दिया कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने डिफाइन कर लेना है कि मेरे पास ये क्लास ऑफ एसिड है, सपोज व्हीकल्स, तो उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर चार्ज कितना करना है। उसके लिए हमें चार मेथड्स बताए गए। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, थर्ड वन इज सम sum of digit method, and the fourth one it is unit production method, output method, प्रोडक्शन मेथड, इसको इस तरह से कहा जा सकता है। ये चार डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये है हमारे पास सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब वन बाय वन हम इन चारों को देखेंगे कि इनमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। फिर हमारे पास आ जाती है डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब आप लोग देखें तो कॉस्ट का आपको पता है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा कॉस्ट ऑफ एन एसेट के ऊपर ही था कि कॉस्ट ऑफ एसेट में हम लोगों ने क्या क्या चीजें शामिल करनी है, किन चीजों को हमने एक्सक्लूड करना है। तो जब इनिशियल रिकॉग्निशन की तो वहां से हमें कॉस्ट ऑफ एसेट का पता चल गया कि हमारे इस एसेट की वैल्यू हमारे पास ये है। अब पूरी कॉस्ट ऑफ एसेट कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, चाहे जो मर्जी आपके पास मेथड हो। अब हमने क्या करना होता है कि सपोज अगर आप लोग ये मोबाइल फोन भी परचेज करते हो ना अपना, और ये मिला आपको 50,000 रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी हो गई, 50,000। अब आपने इसकी लाइफ को एस्टिमेट करना है कि लाइफ से क्या मुराद है कि हम इसको कितना अरसा यूज करेंगे। अच्छा, आपने ना किसी भी एसिड की इकोनॉमिक लाइफ नहीं देखनी, आपने किसी भी एसिड की इकोनॉमिक लाइफ नहीं देखनी। इकोनॉमिक लाइफ से क्या मुराद है कि ये इन टोटल 10 साल यूज हो सकता है। कोई भी एसिड मैं सपोज कर रहा हूं कि ये इन टोटल 10,000 हमारे 10 ईयर्स के लिए यूज हो सकता है, तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ बनेगी 10 ईयर्स। लेकिन हमने ये देखना है कि भाई मैंने कितना अर्सा यूज करना है। मैंने कहा कि मैं इसको 3 साल यूज करूंगा, तो मेरे लिए इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स नहीं है, मेरे लिए इसकी यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स है। अब अगर गाड़ियों की एग्जाम्पल है, व्हीकल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। हमने एक गाड़ी परचेज की बिल्कुल न्यू, और हमने एस्टिमेट किया कि हम इसको 5 साल यूज करेंगे और 5 साल के बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे, न्यू गाड़ी ले लेंगे। क्या आपको लगता है 5 साल के बाद वो गाड़ी यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगी? रहेगी, जरूर रहेगी। क्या आपको लगता है जो आपसे परचेज करेगा क्या वो उसको यूज नहीं करेगा? मे भी वो उसको मजीद 5 साल यूज कर ले। अब ये देखें कि अगर हम लोग 2024 में मौजूद हैं, क्या आपको 2005, 6, 7 की गाड़ियां नहीं नजर आती? हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे परचेज करना पसंद करोगे। मे भी ना करो, मे भी ना करो आप लोग। क्यों? क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं।
लेकिन आपको ना 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी बहुत कम नजर आएगी, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक, मैक्सिमम। आपको 2004-5 के मॉडल शायद नजर आ जाएं, लेकिन आपको 2000 का मॉडल नहीं नजर आएगा मार्केट में। बहुत कोई कम किसी ने अपने पास रखी हुई हो तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं मिलने वाली आप लोगों को। क्या गाड़ी की जो एक इकोनॉमिक लाइफ है ना वो 20 ईयर्स है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम मैक्सिमम 10 साल तक कोई अगर गाड़ी हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। 10 साल से ज्यादा पुरानी हो तो हम लोग कहते हैं कि ये काम निकालना शुरू कर देती है, हम इसको यूज नहीं करने वाले। यूजफुल लाइफ को हमने ये देखना है कि कोई भी एसेट, चाहे वो वैसे 20 साल तक यूज हो सकता हो, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। हमने क्या देखना है कि हमने उस एसिड को कितना अर्सा यूज करना है, उसकी यूजफुल लाइफ वो बने। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ये बात की जा सकती है, द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ एन एसिड इज 10 years, बट यू आर विलिंग टू यूज द एसिड फॉर 5 years। तो हम लोग उसको जो यूजफुल लाइफ कंसीडर करेंगे वो 5 साल के लिए करेंगे। बात क्लियर? अच्छा, 5 साल तक हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 5 साल के बाद जब उस गाड़ी को सेल करने के लिए जाओगे तो क्या फ्री में देकर आ जाओगे किसी को? कोई ना कोई वैल्यू तो देकर जाएगी। तो उस वैल्यू का देखो, जब बेचने जाऊंगा तब तो एक्चुअल पता चलेगा कि वो गाड़ी कितने में सेल हो रही है। लेकिन आपने आज एक गाड़ी परचेज की, सपोज कि वो गाड़ी आपको मिली 30 लाख रुपए की, 3 million रुपीज की आपको एक गाड़ी मिली। आपको पता है कि यार अगर इस गाड़ी को मैं 5 साल के बाद सेल करने के लिए जाऊं कि कितने में सेल हो जाएगी। अब इसके लिए भी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, और वो एस्टिमेट कैसे होगा? सपोज आपके पास गाड़ी है सिविक, अब आपने उसका एस्टिमेट कैसे करना है भाई? अभी यहां पर एस्टिमेट करते हुए हम इन्फ्लेशन वगैरह के जो इम्पैक्ट है ना, इनको साइड पे कर देते हैं। मार्केट में क्या चेंज आने वाले हैं उन चीजों को साइड पे कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ओके, फिर एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। हम ये देखेंगे कि मार्केट में अगर 5 साल पुरानी सिविक की वैल्यू पूछूं तो वो कितने की मिल रही है। 5 साल पुरानी सिविक की वैल्यू पूछूं तो वो कितने की मिल रही है, मतलब सेम एसेट आफ्टर 5 years आप जरा एस्टिमेट कर लो कि मार्केट में आपको कितने का मिलेगा। तो वो वैल्यू आपको एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रिकवर हो सकती है। अब अगर आपकी गाड़ी है 30 लाख रुपए की, आपको लगता है कि मैं 5 साल इसको यूज करूं, 10 लाख रुपए में सेल हो जाएगी, तो डेप्रिशिएट कितनी अमाउंट होगी? देखो, 30 लाख से गाड़ी कौन सी वैल्यू पर आ गई? 10 लाख रुपए पर। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली होता है रिडक्शन इन वैल्यू। तो वैल्यू में रिडक्शन कितनी हुई? 20 लाख रुपए से 2 million की, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो ये जो 20 है ना, 20 लाख रुपए, ये उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो पूरी यूजफुल लाइफ में हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं इन टोटल, वो कहलाती है उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट। और ये डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आई? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। वो जो यूजफुल लाइफ के एंड पर जाकर जो आप 10 लाख रुपए में उसको सेल कर रहे हैं ना, तो वो 10 लाख रुपए उसकी कहलाएगी रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हम लोग सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, और इसको हम लोग रेजिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ऑलराइट, रेजिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो तो हमें मिलेगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। आपको ये टर्म समझ आ गई? अब ये देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ही हमने उनसे पूछा कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो उन्होंने क्या बताया? डेप्रिसिएशन इज द systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its, तो हमने कहा व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि हमने तो टर्म ही पहली मर्तबा सुनी थी। तो उसने बताया द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब हमने कहा कि कॉस्ट का तो हमें पता है, क्योंकि ऊपर पढ़ ली हम लोगों ने कि कॉस्ट ऑफ एन एसिड क्या हो सकती है। हमने पूछा व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, तो उसने रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बताया कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसिड इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। कुछ चीजें ना हमें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, मतलब कॉस्ट ये एक्चुअल वैल्यू है,
ये एस्टिमेटेड नहीं होती, कॉस्ट एक्चुअल वैल्यू है। फिर जिस दिन इनिशियल रिकॉग्निशन हो रही होती है ना एसिड की, जिस दिन आप अपने एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, उस दिन आपको कुछ एस्टिमेट्स करने होते हैं। उन एस्टिमेट्स में एक एस्टिमेट होता है उसकी रेजिडुअल वैल्यू, दूसरा एस्टिमेट होता है उसकी यूजफुल लाइफ। ऑलराइट, एक एस्टिमेट है रेजिडुअल वैल्यू, दूसरा एस्टिमेट है यूजफुल लाइफ। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक फ्यूचर से है कि मैं इस एसिड को कितना अरसा यूज करूंगा, तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। अब देखो, जैसे मोबाइल फोन लेते हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मैं इस मोबाइल को 2 साल यूज करूंगा, उसके बाद मैं न्यू मोबाइल ले लूंगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि 2 साल बाद जैसे ही 2 साल गुजरे फौरन से न्यू मोबाइल ले लो? नहीं, जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो मजीद 1-2 साल चल सकता है, चलाओ। और क्यों? एस्टिमेट था, एस्टिमेट गलत हो सकता है। गॉट इट? अच्छा, 1 साल अभी गुजरा था, आपके एसिड में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या अभी भी मजीद 1 साल चलाओगे? नहीं, सेल कर दो, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि एक एस्टिमेट था, गलती के चांसेस मौजूद होते हैं उसके अंदर, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हम कितना करेंगे इनिशियली आप लोगों ने वो जरूर देखना है। अब चले हम लोग estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of। अब कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं, जब आप उनको डिस्पोज करने लगते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सपोज आपने कोई एसिड डिस्पोज किया, एसिड को सेल किया, गाड़ी को सेल किया, आप लाहौर में थे, लेकिन जिसने आपकी गाड़ी परचेज किया है ना वो कराची में था। उसने कहा कि भाई मैं आपकी गाड़ी ले लेता हूँ, 10 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये गाड़ी आपने मुझे कराची पहुंचानी है। अब गाड़ी कराची पहुंचाने के लिए क्या एक्सपेंस नहीं आएगा? अब वो आपको 10 लाख, मतलब सपोज सपोज करो कि 50,000 रुपए का एक्सपेंस आते हैं, तो क्या आपको 10 लाख रुपया मिला? कितना मिला? तो आपके लिए रेजिडुअल वैल्यू 9,50,000। गॉट इट? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसिड हम लोग सेल करते हैं ना, तो मार्केट ट्रेंड है, नेचर है मार्केट की, कि हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जैसा कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में देखें, आपको प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो उसको कमीशन भी पे करना पड़ता है। तो एज इट इज वो अमाउंट आपको नहीं मिलती, तो आपने वो कमीशन की अमाउंट भी लेस करनी है। और जो अमाउंट आपके पास आ रही है ना, नेट अमाउंट, वो आपकी रेजिडुअल वैल्यू कहलाएगी। तो आपने देखना है कि कितने में आप उसको सेल कर रहे हो, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस कर दो, तो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। If the acid were already of the age and in the condition expected at the end of its जो और रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेशन हमेशा कब करनी है? एस्टिमेशन स्टार्ट में करनी है, लेकिन डिस्पोजल का किस टाइम पे सोचना है हम लोगों ने उसके? एट द एंड ऑफ इट्स। सिंपल के रेजिडुअल वैल्यू एक ऐसी अमाउंट है कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर एसिड को डिस्पोज करने के लिए जाऊं तो ये कितने में डिस्पोज हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू मतलब वो जो हम लोग कहते हैं ना कि कबाड़िए को दे दी, तो स्क्रैप उसी को तो कहा जाता है कि उसके पास स्क्रैप माल रखा हुआ होता है। क्या कि अगर कोई मशीनरी भी आपके पास मौजूद हो ना, और वो बिल्कुल नाकारा भी हो जाए, तब भी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू तो दे के जाएगी ना, उसने कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी है ना, तो इसीलिए उसको स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल से मुराद होता है बची हुई। कहां से बची हुई? कॉस्ट में से जो वैल्यू बच जाए, जो डेप्रिशिएट ना हो, उसे कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। ऑलराइट? अच्छा, अब उसने कहा कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ना, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड वैल्यू है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। जब इस एसिड को डिस्पोज करोगे तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। अब ये बात हमें समझ आ रही थी, लेकिन साथ में उसने क्या कह दिया? यूजफुल लाइफ। तो हमने कहा भाई ये यूजफुल लाइफ भी बताते चलो। तो यूजफुल लाइफ किसी भी, अब देखिए अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, तो लाइफ हमेशा हम इन ईयर्स लेते हैं। ऑलराइट, टाइम। लेकिन जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, उनके लिए हमेशा टाइम लाइफ होना जरूरी नहीं है, लाइफ इन टाइम्स होना जरूरी नहीं है। कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इन ईयर्स, जैसे फर्नीचर, आप कह सकते हैं कि इनकी लाइफ इन ईयर्स 3 साल 5 साल कर लें, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लोग गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं, सेम मॉडल की गाड़ी है, आपकी फेवरेट कार है, परचेज भी वही करनी थी, कलर भी सेम है, लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जिसकी मीटर रीडिंग आ रही है 50,000 किलोमीटर, और दूसरी गाड़ी ऐसी है जिसकी मीटर रीडिंग आ रही है 80,000 किलोमीटर, कौन सी गाड़ी लोगे? क्यों? अब सिर्फ आप ईयर्स नहीं देख रहे, आप उसकी माइलेज भी देख रहे हो, आप उसके इंजन की लाइफ इन ईयर्स नहीं देख रहे, आप उसके इंजन की लाइफ इन माइलेज भी देख रहे हो। देखिए भाई, एक पर्सन के पास गाड़ी है जो बस एक प्रोफेसर है, कॉलेज तक आता है, यूनिवर्सिटी तक आता है और वापसी घर चला जाता है, बस उसकी यही ड्राइव है। दूसरा ऐसा है जो इन ड्राइव पे ड्राइव कर रहा है, सुबह शाम उसकी गाड़ी चले जा रही है, कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी हो? जो कम चल रही है। अब हालांकि दोनों सेम मॉडल हो, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग सेम ईयर्स में हो, दोनों की लाइफ इन ईयर सेम हो, लेकिन आप उसको प्रेफर नहीं कर रहे इन ड्राइव वाले को, क्यों? क्योंकि उसकी माइलेज में लाइफ देखी जाए तो ज्यादा है। ऑलराइट, तो इसी तरह से जो लाइफ होती है, एक तो है पीरियड ओवर विच एन एसिड इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। जैसे मैंने फर्नीचर की बात की, तो इसके लिए हम इन ईयर्स देखेंगे कि ये फर्नीचर हमारे पास कितने अरसे से है। एसी की बात करें तो हम इन ईयर्स देखेंगे कि ये एसी हमारे पास कितने अरसे से है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम प्रोडक्शन यूनिट बता सकते हैं, या सिमिलर यूनिट। सिमिलर यूनिट कौन से? अब देखो, गाड़ी के लिए तो प्रोडक्शन यूनिट नहीं यूज करूंगा ना, गाड़ी कौन सी कोई प्रोडक्शन करके दे रही है, तो उसके लिए सिमिलर यूनिट क्या आ जाएंगे? एज इन किलोमीटर या माइल्स, उसके मुताबिक देखेंगे तो वो उसका सिमिलर यूनिट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड बाय एन एंटिटी। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, आपका शायद एक्सपीरियंस रहा हो प्रैक्टिकल लाइफ में से, गाड़ियों के टायर परचेज करने के लिए जाओ ना, तो उसकी वारंटी हो, और उसकी जो वारंटी होती है ना, वो दो किस्म की वारंटी होती है। मैं एग्जांपल्स के तौर पे लेता हूं, वो कहते हैं 2 साल या 40 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, विच एवर इज हियर, 2 साल या 40,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर। अब मुझे बताएं, जो पर्सन अपनी गाड़ी को इन ड्राइव पे ड्राइव करता था, तो डेली की अच्छी खासी उसकी ट्रैवलिंग थी, उसने 40,000 को जल्दी अचीव कर लेना है, हो सकता है विद इन 1 ईयर। हालांकि पिछले साल उसने नए टायर डलवाए थे, लेकिन उसके टायर एक्सपायर हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ इन किलोमीटर पूरी कर चुके हैं, वारंटी क्लेम नहीं होगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? जबकि जो प्रोफेसर था, वो डेली बेसिस पे सपोज 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करता था, वो 2 साल भी गुजर गए ना, उसने 15 से 20 हजार का सफर तय किया हुआ है। अच्छा, 2 साल के बाद उसकी वारंटी क्लेम नहीं होगी, उसके लिए वो किलोमीटर नहीं देखे जाएंगे, उसके लिए टाइम देखा। ओके, क्योंकि ये जो टायर्स होते हैं ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम भी खराब हो जाते हैं और रनिंग के साथ भी खराब हो जाते हैं, तो दोनों में से वो कहते हैं विच एवर कम्स अर्ली, भाई वो हमारी वारंटी क्लेम। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? क्लियर? तो एसिड्स के लिए जो हम लोगों ने लाइफ देखनी होती है ना, वो सिर्फ टाइम पीरियड को नहीं देखते हम लोग, उसके साथ साथ कोई सिमिलर यूनिट, कोई प्रोडक्शन यूनिट को भी देखा जाता है। एनी डाउट? बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर आप लोग देखो ना, तो आपको यूजफुल लाइफ की समझ आ गई, आपको रेजिडुअल वैल्यू समझ आ गई, जब रेजिडुअल वैल्यू समझ आए तो आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट समझ आ गई, जब डेप्रिशिएबल अमाउंट समझ आए तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस समझ आ गया। अब डेफिनेशन में कोई इशू, लेकिन जब फर्स्ट टाइम में डेप्रिसिएशन पढ़ी थी तो कुछ नहीं समझ आई थी कि कहना क्या चाह रहा है। गॉट इट? अच्छा, फिर देखें, हर साल एसिड ने डेप्रिशिएट होना है, कब तक? यूजफुल लाइफ के एंड तक डेप्रिशिएट होगा। तो आपने हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो तो चार्ज करना है प्रॉफिट और लॉस का। हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो तो चार्ज करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। लेकिन हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इकट्ठा करते जाओ, तो बन जाएगी आप लोगों के पास
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड से क्या मुराद होता है? इकट्ठा करो। किसको? डेप्रिसिएशन को। हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इकट्ठा करते जाओ तो बनेगी आप लोगों के पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई क्यों इकट्ठा करें? अब उसकी रीजन बताई गई है कि भाई इकट्ठा क्यों करना है। कहते हैं कि आपने एक एसिड परचेज किया, जैसे चले मोबाइल फोन पे ही आ जाता हूं मैं। 50,000 रुपए का एसिड हमने परचेज किया। हमने कहा हम इसको यूज करेंगे सपोज के 4 साल। 50,000 रुपए का एसिड परचेज किया, इसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल, और 4 साल के बाद ये 10,000 रुपए में सेल हो जाए। 4 साल के बाद ये 10,000 रुपए में सेल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब क्या 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 कहता है? क्या मुझे बता सकते हैं इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 4 ईयर्स। यूजफुल लाइफ क्या है? 4 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 10,000। कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है? 50,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? 40,000। तो 4 साल में इन टोटल 40,000 ये डेप्रिशिएट होगा। 4 साल में इन टोटल 40,000 ये डेप्रिशिएट होगा। एम आई राइट? किसी को डाउट? अब बनानी है इसकी सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या ये हर साल इक्वल बेनिफिट्स नहीं देगा? हर साल ये एसिड की नेचर ऐसी है ना, इसने हर साल इक्वल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। जब इक्वल बेनिफिट्स देने हैं तो इसका एक्सपेंस भी इक्वल होना चाहिए। क्या ख्याल है? जब अगर इनसे आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल इक्वल हो तो इनके ऊपर जो आपने एक्सपेंस चार्ज करना है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, वो जितना डेप्रिशिएट हो रहा है ना 4 साल में, तो देखो एक साल में कितना डेप्रिशिएट होगा। एक साल में कितना डेप्रिशिएट होगा? 10,000। टोटल 40 होना है ना। डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं करना। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 करें इज इक्वल टू 10। हर साल 10,000 रुपए डेप्रिशिएट होगा। एम आई राइट? पहला साल गुजर गया, 10,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू। तो एक साल के एंड पर क्या अभी भी आपका एसिड 50,000 रुपए की वैल्यू रखता है? कितने की रखता है? 40,000 रुपीज। गॉट इट? अगले साल फिर डेप्रिशिएट हुआ 10,000। अब वैल्यू कितनी हो गई है? 30,000। अगले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 20 हो गई। 10 साल पहले साल का, 10 साल दूसरे साल का, तो टोटल कितनी हो गई? 20,000। आई होप कि मेरी बात आप पिक कर रहे हो। ऐसे ही है ना? तो ये 20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। लेकिन मैंने यूज कहां पर किया इसको? अब 50 में से टोटल जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से कितना डेप्रिशिएट हो चुका विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स? 20,000। तो बाकी कितना बच गया? ये जो 30,000 है ना, ये कहलाता है उसकी कैरिंग। तो कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशंस के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज होती है। तो कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is known as carrying amount, also known as net book value, also known as written down value. All right? Yes, sir. Is the amount at which an asset is presented in the statement of, means that बैलेंस शीट में उस साल के एंड पर अब अपना एसेट आप 50,000 का रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करनी है, और जो उसकी कैरिंग अमाउंट हो गया एट दैट टाइम आपने बैलेंस शीट में वो अमाउंट रखनी है। एनी क्वेश्चन? बात क्लियर? अच्छा, अगर यहां पे देखें ना कैरिंग अमाउंट के साथ एक तो आ गई कॉस्ट, साथ में आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बात समझ भी आ गई। लेकिन उसने साथ में क्या किया? लेस कर दिया इंपेयरमेंट। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब ये बात समझ आएगी। अभी के लिए आपने यही समझना है, कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी के लिए इंपेयरमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा।
ये हमारे पास है IAS 36, वहां पर हम लोग जाके इसको टीच करेंगे और हमारे सिलेबस का पार्ट, और बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तब ये बात आपको समझ में आ जाए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 जरा पढ़ो और मुझे बताओ क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गई? जल्दी से इसको रीड करके बताएं मुझे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो देखें, हमने बताना है क्या उसे, डिटरमिन द एड ऑफ द। अब देखिए भैया, पेयर 1 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर लेना कि शायद एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन देकर। हाँ, ये अलग बात है कि हैवी से क्वेश्चन में एक पॉइंट ये हो सकता है। तो जब तक आपको जो उसको लाइव के नहीं पता चलेगा, जब तक आप लोगों को उसकी रेजोल्ट वैल्यू के नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन तो सारा गलत हो गया ना। ओके, इसीलिए ये छोटी छोटी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन ये वाला होगा जिसमें वो हमसे पूछेगा और 5 नंबर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें कहते हैं if machines of process bought a machine for rupees in early 2021, although machine can be used for। अच्छा देखो, सेंटेंस पे गौर करो भाई, यहां पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कहता है? ऑल्दो द मशीन कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब वैसे हम उसको 7 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, बट ABC Enterprises एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर 5 ईयर्स। अब ये जो 7 ईयर्स है ना, ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, ऑलराइट। और ये जो 5 ईयर्स है ये इसकी यूजफुल लाइफ है। अब आपको फर्क समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने उसे यहां पर क्या बताना था, कितनी? 5 years. Then ABC Enterprises estimated that a machine can be disposed of for rupees 620 at current prices and for rupees 680 at prices expected at the end of 2025। अब यहां पे देखें, हमने कब परचेज की? 2021 के स्टार्ट में। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5। तो भाई रेजिडुअल वैल्यू क्या आज के दिन में हम लोगों ने देखनी है? कब? एस्टिमेट आज के दिन में करना है, लेकिन क्या डिस्पोज भी आज ही करना है? नहीं, डिस्पोज आज कर दिया तो वो फेयर वैल्यू होती है। अगर आज हम उसको डिस्पोज करने जाएं और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू कहलाती है, वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर मैं इसको डिस्पोज करने जाऊं तो तब मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ऑलराइट, तो फर्स्ट वाली ये जो बात है 620 वाली, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि करंट प्राइस उसकी हमारे पास आ रही है 620, तो इसके ऊपर तो नहीं। फिर आया कहता है एक्सपेक्टेड एट एंड ऑफ 20, ये है जो उसको लाइफ के एंड पर कहता है कि ये 680 में जा सकती है। फर्दर, a 5 years old similar machine can be disposed of for rupees 150 at current price for and for rupees 330 at prices expected at end of। अच्छा, यहां पर ना मुझे बिल्कुल डिफरेंट सी सिचुएशन आप लोगों को बताएं। एक तो आपसे ये कहता है कि यही एसिड अगर मैं अभी जाके डिस्पोज कर दूं तो ये जाएगा 620,000। फिर कहता है यही एसिड अगर 5 साल के बाद आके डिस्पोज करता हूं तो जाएगा 680,000। गॉट इट? फिर कहता है इस जैसा सिमिलर एसिड अगर उसको 5 साल के बाद देखूं, मतलब जिसकी एक ऐसा एसिड जो सेम सेम है, मतलब सेम गाड़ी सेम मॉडल मेरे पास न्यू है, लेकिन मैंने अब उसका कंपैरिजन करना है कि यार 5 साल पुराने मॉडल की वैल्यू क्या है। तो वो कहता है कि सेम सिमिलर एसिड है जो अपनी 5 साल की लाइफ गुजार चुका है, अगर उसको डिस्पोज करें आज तो वो हमें मिल रहा है 150,000। लेकिन अगर उसी को हम लोग एक्सपेक्ट करें एट द एंड ऑफ 2025 तो 330,000 में। 4 डिफरेंट सिचुएशन, और ये एग्जाम में ये वो सिचुएशन है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए भाई, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू होती है करंट एस्टीमेट। करंट एस्टीमेट
और डिस्पोजल करना है कब? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। एस्टिमेट करंट, लेकिन डिस्पोजल करना है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अब इन तमाम सिचुएशंस के अंदर भाई ये वाली वैल्यूज तो नहीं बन सकती। ऑलराइट, ये इसीलिए नहीं बन सकती कि बिल्कुल करंट सिचुएशन है लेकिन यूजफुल लाइफ के एंड पर नहीं है। ये इसलिए नहीं बन सकती। ये इसीलिए नहीं बन सकती क्योंकि ये यूजफुल लाइफ के एंड पर है लेकिन करंट प्राइस नहीं है। यूजफुल लाइफ के एंड पर है लेकिन करंट प्राइस नहीं है। ये वाली इसीलिए नहीं बन सकती कि एक तो ये 5 साल पुराना एसिड आज है, दूसरा देख भी यूजफुल लाइफ के एंड पर रही है, ये 10 साल पुराना नहीं हो जाएगा। क्या ख्याल है? एसिड खुद 5 साल पुराना है, देख रहा हूं 2025 में उसकी वैल्यू को, तो वैसे 10 साल पुराना नहीं हो जाएगा। जबकि मैंने कब देखना है? तो 5 साल पुराना एसिड, उसकी करंट वैल्यू क्या है? ये रेजिडुअल वैल्यू। गॉट इट? अब ये पॉइंट क्लियर होगा आप सब बच्चों? नहीं? चलो यहाँ यूजफुल लाइफ इज 5 years, द पीरियड ओवर विच मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी available for use by ABC Enterprises. The residual value is rupees 150 that can be currently obtained if the machine was already in 5 years old condition. ये देखो residual value को फिर से देखो, estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of acid after deducting estimated cost of disposal if the acid were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. तो क्या 150 नहीं बनता फिर डेफिनेशन के मुताबिक? अब क्लियर है सब बच्चों को? चल जी, देखो देखो मेरे पास सपोज के कोई भी एक एसिड मौजूद है, अब मुझे फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करनी है। फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए मैं अपनी न्यू गाड़ी के प्राइस तो नहीं देखूंगा ना, क्योंकि न्यू गाड़ी की प्राइस लाजमी बात है हमेशा ज्यादा होगी ना। मैं ये देखूंगा कि 2025 में न्यू गाड़ी कितने की मिल रही है ना, मैं ये देखूंगा। तो जब मैं अपनी गाड़ी को 2025 में लेकर जाऊंगा तो 5 साल पुरानी हो चुकी होगी। अब मैंने आज के दिन, जिस दिन मैंने वो एसेट एक्वायर किया, उस दिन मैंने एस्टिमेट करना है कि 5 साल बाद मैं इसको कितने में सेल कर सकता हूं। मैं मार्केट का विजिट करूंगा, वहां पे देखूंगा कि किसी के पास है 5 साल पुराना मॉडल। हाँ, तो कहीं ना कहीं से तो मुझे मिली, मैं हूं 2021 के बिल्कुल स्टार्ट में, मैं देखूंगा किसी के पास 2015 मॉडल की कोई गाड़ी हो, सेम गाड़ी, वहां उससे जाके पूछ लूंगा हाँ भाई मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो वहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि 5 साल बाद मेरे एसिड की भी सेम वैल्यू होगी। नहीं, अब मैंने आपसे कहा था ना कि चेंज हो जाएगी, एस्टिमेट है, एस्टिमेशन में एरर आएगा। हाँ, मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे उस टाइम पे जब डिस्पोज करने लगेंगे। वैल्यू में चेंज आ सकता है, इवन कि हमारा एस्टिमेट भी गलत हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो कह रहे हैं एस्टिमेट है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि बेसिकली जानी ही उतनी अमाउंट पर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और ऐसा भी नहीं है मैंने वहां पे जिद पकड़ लेनी है, नहीं भी नहीं, मैंने 10 लाख एज्यूम किया था, मुझे तो 10 लाख ही दो, हो सकता है 15 हो। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस देखें तो 2018 में जाकर देखें ना, जिसके पास सपोज कोरोला GLI वगैरह था 2018 के अंदर, तो वो तकरीबन कोई 16-17 लाख, 18 लाख, चलो 20 लाख रुपए का था। ओके, लेकिन अब जब 2024 में भी पहुंच गए हैं ना, और उसके पास सेम उसी गाड़ी की उससे दोबारा प्राइस पूछो तो 35 लाख रुपए है। इससे नीचे वो बात ही नहीं करेगा, हालांकि उसने खुद वो 15 लाख रुपए के लिए थी, लेकिन अब वो सेल करने के लिए 35 लाख से नीचे मांग ही नहीं रहा। क्या कंडीशन चेंज हो गई? आती है इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आता है, वो सब कुछ R1 ने हमें बताना है कि जब वैल्यूज में चेंज आ जाए, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, वैल्यूज बढ़ जाए, हमने फिर क्या करना। ओके जी, 680 वाली रेजुअल वैल्यू बेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि वो कहता है कि ये जो एसिड है ना,
कैन बी डिस्पोज फॉर 620 एट करंट प्राइस। मतलब ऐसा होता है ना कि जिस एसिड को जैसे ही परचेज किया उसको फौरन जाके सेल कर दिया, कहते हैं वो तो हमने वैसे ही नहीं लेना, ठीक है। फिर कहते हैं एंड फॉर 680 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट 2025 कि 2025 में जब जाऊंगा ना उस टाइम पर 680 का चला जाएगा। रेसिडुअल वैल्यू होती है कि डिस्पोजल के टाइम पर उसकी करंट वैल्यू। मतलब आपने फाइनेंस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसीलिए हम यहां पर जब जाते हैं ना, एक तो 5 इयर्स ओल्ड, अब एज हमें मिल गई, दूसरा उसकी करंट प्राइस देखनी है, बिकॉज ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी टुडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1। ओके, एक एज वैसी हो एसिड की, दूसरा उसकी करंट प्राइस देखनी है, और वो जो वैल्यू हमें बता रहा है वो बिल्कुल फ्यूचर की जाके बता रहा है। तो हमने कभी भी फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करना होता, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके कंपैरिजन किया जाता है, राइट। और कोई बात, फाइनेंस में इसीलिए तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। ओके, हो गई बात। अच्छा, यहां पर जब भी रेजल्ट वैल्यू आएगी ना तो वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगी, मतलब आपने उसके ऊपर कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगाना, वो प्रेजेंट वैल्यू ही हो आएगी आपके पास। चले नेक्स्ट, चले जी हम लोग चले एग्जांपल नंबर 4। चले एक नजर जरा इसको पढ़ के बताएं एग्जांपल नंबर 4 का आंसर। ये बहुत सिंपल सा है जी। द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 100,000 लेस 40,000 is equal to 60,000 and the useful life is ये 6 years। ओके जी, नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। उनमें द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन इज reducing balance method, third one is unit of production method, and the last one is sum of। अच्छा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मतलब FAR1 के अंदर ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज नहीं, ये सबसे ज्यादा इजी चीज है। मतलब इसके अलावा और बहुत कुछ आ जाता है इसके अंदर जो हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना होता है, लेकिन अगर गौर करें मेरी बात पे, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग देखिए PRC में सिर्फ आप लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं कैलकुलेट करना, और बहुत सी चीजें जो हम लोगों ने अकाउंट फॉर करनी है, इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगी। हम ना अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, चलें इसी को ही फॉलो करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द एसिड इज, रेजिडुअल वैल्यू इज, एंड द एसिड्स यूजफुल लाइफ इज। और अब चल के हम जरा डेप्रिसिएशन के टॉपिक को समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने कॉस्ट को डिटरमिन किया। अच्छा, इवन कि आप अपनी तरफ से भी कोई ना कोई वैल्यू बता सकते थे हमारे लिए, आपने मतलब हम कहते हैं ना लकीर के फकीर नहीं होना, हमें मेथड्स आना चाहिए, वैल्यू चाहे जो मर्जी हो हमारे पास। अच्छा, सेम वैल्यू मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपके सामने वो सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए दे सकूं कि ये देखो ये सेम कैलकुलेशंस आ रही हैं हमारे पास, ऑलराइट। अदरवाइज भाई कोई मर्जी वैल्यूज दे दे हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉस्ट हम लोग एज्यूम करने जा रहे हैं अपने पास 100,000, रेजिडुअल वैल्यू एज्यूम करने के लिए जा रहे हैं हम 10,000। अच्छा, जरूरी नहीं हर टाइम वो आपको रेजिडुअल वैल्यू दे, कभी कभी ऐसा होता है रेजिडुअल वैल्यू के बारे में खामोश होता है, तो मतलब उसकी नजर में रेजिडुअल वैल्यू नील। हाँ, अब अगर जब सेल करने जाएगा तो ऐसा नहीं है वो खैरात के तौर पे बांट देगा, ये लो भाई मेरा एसिड है, मेरी तरफ से यूजफुल लाइफ खत्म, आप ले जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। इवन के स्क्रैप के तौर पर भी देगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगी ना उसको, भाई वो उसका गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा और वो उसके प्रॉफिट और लॉस काउंट में एज अदर इनकम रिकॉर्ड। बात क्लियर हो गई आपको?
अच्छा अब देखें, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज एंड द यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम लोगों का फोकस जो होता है ना वो दो चीजों पर होता है। एक होता है एसिड के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर, क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या चार्ज करूं, और दूसरा जो फोकस होता है वो होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या है। इन दो चीजों के ऊपर हमारा फोकस होता है। क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड and at the end of the accounting period the carrying amount of the asset। ऑलराइट, इन दोनों की कैलकुलेशन एफआईआर 1 के अंदर ना बहुत सी जगहों पर आपसे कहा जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सी जगहों पर आपसे कहा जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना कर दो, फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना के देनी। हाँ, जो स्टोरी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में बताओ, कौन सी वैल्यू कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी और कहां पर रिकॉर्ड हो, सिर्फ इस चीज के बारे में बताना होता है। एज इट इज फुल फ्लेज, ना तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, ना ही बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। हमने बताने होते हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनाए जाएंगे? हम इसी क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट्स पर लेकर आते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स बताएं, तो जब भी बात करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट, तो आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बताना है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बताना है, दोनों बताना है। हाँ, किसी एक का नाम ले ले तो फिर हमारा फोकस उस पर चला जाता है। आपने अब यहां पर एफआईआर 1 के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बोलना, यहां पर आपने इसका नाम यूज करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बोलना आप लोगों को। ओके हो गया? और दूसरा एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अब ये शॉर्ट वर्ड्स आपको समझ आ चुके हैं। एसओसीआई स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एंड एसओएफपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस ना कह देना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एसओसीआई होती है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सेकंड नेम है, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट है। ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अगर अभी के लिए बात करें तो मैं कोई डिस्पोजल नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। और कौन सा ईयर? अब यूजफुल लाइफ कितनी है हमारे पास? 5 इयर्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर ईयर 1, ईयर 2, और ये यही फॉर्मेट है हमारे पास। अच्छा, आपने ना प्रेजेंटेशन में भी मुझे जरा फॉलो करना है कि मैं जिस तरह प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूं आपने वैसे ही करना। अब आपकी मर्जी नहीं चलने। ओके, मतलब अब आपके इवन के रफ वर्क के भी मार्क्स हैं, और आपका रफ वर्क अच्छा ना हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इस वजह से आपने इन चीजों के ऊपर सही से फोकस करना है। आपकी राइटिंग वगैरह, आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह, ये बहुत ज्यादा इनमें मार्क्स मौजूद होते हैं, तो आपने खाम खाम इनको नहीं गंवा देना। अच्छा, अब यहाँ पे चले एसओएफपी में हमें क्या कुछ मिलेगा। अब यहां पर हमारे पास डिस्कशन हो रही है सिर्फ नॉन करंट एसिड की, तो सिर्फ नॉन करंट एसिड ही जाए। और यहां पर नॉन करंट एसिड कैसे लिखे जाते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब कॉस्ट में से ये देखिए ये माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या कहलाती है? कैरिंग अमाउंट।
ऑलराइट, और ये भी बिल्कुल वैसी ही फॉर द ईयर 1 2। अच्छा, जिस ईयर के लिए एक्सट्रैक्ट मांगे फिर हम लोगों ने उसको वही बता देना होता है, लेकिन यहां पर अभी हम लोग 5 ईयर्स के लिए ही एक्सट्रैक्ट देने जा रहे हैं। बात क्लियर? अभी रुक जाए, ये यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब आपने देखना है कि आपके पास मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड नाम से जाहिर है, स्ट्रेट लाइंस मीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट मीन्स सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड की यह खूबी होती है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल अमाउंट का होता है। हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल अमाउंट का है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने फाइंड किस तरह करना है। अब लाजमी बात है मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, तो उस वैल्यू की कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन भी तो करूंगा। आपने वो कैलकुलेशन शो करनी। मैं आपसे ये कहूँ ना कि भाई मैंने तो कैलकुलेटर पे कर दी थी, तो भाई कैलकुलेटर में भी तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना आपने, वो से बताओ आपने लिखा क्या। क्लियर? अब वो कैसे, अब यहां पर आकर आप रेफरेंस दे दिया करोगे भाई, जहां पर जो मैं वैल्यूज लिखूंगा वो आपको मिलेंगी मेरी वर्किंग वन से। अब देखिए मैं सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, मे भी ये मेरे लिए 2 मिनट का काम था, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, फर्स्ट डे से आपका फोकस इस पे जाएगा ना, तो आपके माइंड को पता होगा कि वर्किंग करनी किस तरह। देखो अब एमसीक्यूज तो है नहीं ना मेरे पास, अब मेरे पास क्वेश्चन आना ही इसी तरह से, मैंने सोल्यूशन ही ऐसे देना है, तो मुझे ये पता हो कि मैंने सोल्यूशन देना कैसे है। ये ना हो कि आप अपनी मर्जी कर रहे हो तो कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने क्या कुछ लिखा। अब उसने एक्सट्रैक्ट मांगे थे तो ये उसका सोल्यूशन है, इसके फौरन बाद जाकर लिख देने हैं अपने पास अपने वर्किंग नोट्स, उनमें वर्किंग वन का रेफरेंस दे दिया। अब उसे यहां से पता चल जाएगा कि वो जो ऊपर वैल्यूज आप लिखने जा रहे हैं कहां से आएगी। यहां पर उसे बताओ कि भाई मैं एक्सपेंस के बारे में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड किस तरह से आता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल। आपने पेपर सॉल्व करते हुए ये अज्यूम करना है कि आपके पेपर मार्कर को कुछ नहीं, और उसको आपने हर एक चीज खुद बता, आपने ऐसा अज्यूम करना है जैसे अब आप उसके टीचर और वो आपका स्टूडेंट। जिस तरह मैं आपको यहां पर एक एक चीज समझा रहा हूं ना कि ये इस तरह आएगी, पेपर सॉल्व करते हुए आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि अब आप टीचर हैं और आपके सामने आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो निकम्मा स्टूडेंट है, और उसको आपने हाथ पकड़ के लेके चलना कि बेटा ये वैल्यू इस तरह से आ रही, गॉट इट, आप कामयाब हो जाए। तो आप देखो फार्मूले का भी हमने उसे बता दिया, साथ में हम इधर लिख देंगे 100,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब जब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। हाँ, इधर एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, क्या आपने ये देखना है कि ये जो एसेट परचेज किया है क्या फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड परचेज किया है। अगर फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है जैसे इस सिचुएशन में, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं, फिर तो बिल्कुल ऐसे ही आपने जाके लिखना है। लेकिन अगर आपने ये एसिड परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हम सपोज कर लेते हैं ये एसिड आपने परचेज किया ऑन 1 अप्रैल और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो क्या ये एसिड आपके पास जनवरी में था, फेब में था, मार्च में था, तो क्यों डेप्रिशिएट क्यों करोगे इस मंथ? तो कब आया ये एसिड आपके पास? फर्स्ट, तो ऐसा नहीं है जैसे डेप्रिशिएट भी 1 अप्रैल से होना चाहिए, 1 अप्रैल से कहां तक, 31 अकाउंटिंग ईयर एंड पीरियड तक, तो क्या पूरा साल यूज हुआ, कितना अर्सा यूज हुआ, तो टाइम फ्रैक्शन लगता है। जब आपका एसिड पार्ट ऑफ द ईयर यूज हो रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसके साथ टाइम फ्रैक्शन लगा देना है। किस तरह, सेम यही फार्मूला ही रहेगा,
सिर्फ क्या करेंगे, सपोज मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि मल्टीप्लाइड बाय, अब 9 मंथ्स हैं तो 9/12, 5 मंथ्स होंगे तो 5/12, 4 मंथ्स होंगे तो 4/12, गॉट इट। लेकिन जब 12 मंथ्स हैं तो 12/12 इज इक्वल टू 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। ऑल राइट, जब फर्स्ट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर परचेज हो तो साथ में टाइम फ्रैक्शन लगेगा, अदरवाइज टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अब ये देखें, अब ये 18,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हर साल के लिए 18,000 आ जाए। आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा अब बात आती है इधर, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कितना इजी था ना। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, भाई देखो किसी भी ईयर में चले जाओ कॉस्ट ऑफ एसेट सेम रहेगी, किसी भी ईयर में चले जाओ कॉस्ट भाई, आज भी अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि सर ये मोबाइल आपने कितने का लिया था, मैं आज भी 50 ही बताऊंगा। हाँ आप मुझे ये पूछो ना कि सर आज इसकी वैल्यू क्या है, तो मे भी इसकी वैल्यू आज चेंज हो, आज 50 ना हो। ओके, तो दोनों चीजों में फर्क है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हर साल के लिए सेम है, तो मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी थी 100,000, इसमें चेंज आ सकता है अगर ड्यूरिंग द पीरियड कुछ न्यू एसेट इसमें शामिल हो रहे हैं, तो भाई लाजमी बात है उनकी कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी। अब भी कहीं हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट था, ऐसे ही है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देना है, कॉस्ट ऑफ एसेट हर साल के लिए 100,000। ये बात क्लियर। अच्छा अब लेस करेंगे इनमें से क्या, तो जब फर्स्ट ईयर के लिए जाने लगे तो जिंदगी में एसिड पहली मर्तबा डेप्रिशिएट होने जा रहा है, तो फर्स्ट ही वैल्यू है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी 18,000 बन जाएगी। अकाउंटिंग में जब भी कोई भी वैल्यू हम लोगों ने लेस करनी हो तो नेगेटिव का साइन नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स का सहारा लेंगे। अच्छा सेकंड ईयर के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, 18 पहले थी 18 मजीद आ गई तो टोटल 36,000, ये भी लेस हो जानी है। फिर अच्छा ये देखें, अब आपके पास थर्ड ईयर के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, भाई आपके पास दो मेथड्स हैं, क्या 18 + 18 + 18, प्रीवियस 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर दो, या प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दो। बात एक, भाई इस 36 में पहले तो पहले से ऐड है, मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां से 36 उठाओ, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 54,000। 54 + 18 72,000 एंड 72 लेस 18 जी 90। बात क्लियर। तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास क्या आएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड पर हमारा वो जो एसिड 100,000 का था, आफ्टर 18,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस द वैल्यू ऑफ द एसेट इज 82,000, देन 64,000, देन 46,000 जी, द नेक्स्ट वन इज 28,000 and the next last one is, आपको मेरी ये बातें समझ आ गई। अच्छा इधर अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो ना तो बड़ी मजे की चीज आपको नजर आ रही है, और वो ये कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द accumulated depreciation is equal to depreciable amount। आपने यही नहीं कहा था कि पूरे यूजफुल लाइफ में एसिड ने इन टोटल 90,000 डेप्रिशिएट होना है, तो यूजफुल लाइफ के एंड पर
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल आपके एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होगा। क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 नहीं है? 100 माइनस 10, ओके। और at the end of the useful life the carrying amount of the asset is equal to its, तो आपने स्टार्ट में यही तो बोला था कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हमारा एसेट 10,000 रुपए का होगा, तो देखो 10,000 रुपीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको पास। गॉट इट? मतलब जहां पर एक छोटा सा एमसीक्यूज भी दे सकता है, क्या आपको पूरा सिनेरियो बनाकर दे और आपसे पूछे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज, तो जो रेजिडुअल वैल्यू बताएगा वही आपने टिक कर देनी है। ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। गॉट इट? यहां तक किसी बच्चे को कोई, हाँ बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, कोई इशू यहां तक? कुछ नोट करना हो तो कर लीजिएगा। अब हमारे पास अगर आप लोग देखें तो डाटा जो गिवन था ना, बेसिकली डाटा देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगाना है। तो ये बात याद रखना, अगर आपको कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ मिल जाए ना और वो कहे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और मेथड नहीं बताया, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर जरूरी नहीं हर टाइम यूजफुल लाइफ ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन रेट बता दे, द डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, 25%, कुछ इस तरह की बात कर देते हैं। तो डेप्रिसिएट लाइन मेथड में रहते हुए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट को कैसे कैलकुलेट करना है भाई, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्कुल सेम सेम आएगा। अब डेप्रिसिएशन रेट को हम लोगों ने किस तरह से डिटरमिन करना है? डेप्रिसिएशन रेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन, हर मेथड के लिए डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप लोगों ने ये अप्लाई करना हो तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो है हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब यहां पे देखें डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 100,000, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 0.18 आएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 18%। गॉट इट? अब ऐसा भी हो सकता था कि आपको वो बता देता द डेप्रिसिएशन रेट इज 18%। अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर कैलकुलेट करना था तो अब आपके पास फार्मूला बनता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट इज मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू वही 18,000। आपके सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेथड फार्मूला ये वाला अप्लाई होता है। बात क्लियर है? अच्छा, इसी में एक और छोटा सा ट्विस्ट भी है डेप्रिसिएशन रेट में, और लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, और वो कुछ इस तरह से डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन यूजफुल लाइफ, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.2। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए आंसर आ जाएगा हमारे पास 20%। एम आई राइट? एम आई राइट? तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट कितने परसेंट आ रहा था
अब कितने परसेंट आ रहा है? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि यार रेट जब डिफरेंट है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, अब इन दोनों रेट्स में थोड़ा सा है फर्क। और वो फर्क क्या है कि भाई जो ऊपर वाला रेट है ना, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के लिए रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉस्ट के साथ, और यहां पर डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है आपके पास? 90,000। 90,000 का 20% देखें इज इक्वल टू, तो देखो आपके एसिड पे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गॉट इट? क्या आपको भी ये बात समझ आई है? फर्स्ट रेट, अगर फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करोगे तो वो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई हो जाता है कॉस्ट ऑफ एसिड के ऊपर, और 1 यूजफुल लाइफ वाला रेट का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये रेट अप्लाई हो जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर। एनी इशू? बात क्लियर? क्वेश्चन में अगर आ जाए डेप्रिसिएशन रेट और 20%, हमें कैसे पता चलेगा कि डेप्रिशिएबल अमाउंट पे अप्लाई करूं या कॉस्ट पे अप्लाई करूं? क्वेश्चन है ना भाई। यहां पर तो आपको पता चल गया कि मैंने किस फार्मूले से अप्लाई किया हुआ है। वहां पर अगर क्वेश्चन में आ जाए द डेप्रिसिएशन रेट इज सपोज 20%, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कॉस्ट पे अप्लाई करूं या डेप्रिशिएबल अमाउंट पे अप्लाई? तो क्वेश्चन में बेसिकली एम्बिग्विटी एज सच नहीं होती। एम्बिग्विटी होगी तो वो उसको क्लियर भी करे। बेसिकली ये नीचे वाला जो रेट है ना, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। ये उस टाइम पर होगा जब रेजिडुअल वैल्यू नील हो। जब रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट व्हेन रेजिडुअल वैल्यू नील, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसिड। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया? 1 यूजफुल लाइफ। तो फिर कॉस्ट और डेप्रिशिएबल अमाउंट में भी कोई फर्क नहीं है, फिर चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों वैल्यू सेम है। गॉट इट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई इशू? अच्छा, अब अगर आप लोग अपनी इस बुक में देखें तो आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड, ये और यहाँ पे रेट्स वगैरह गिवन, ये एग्जांपल, अब ये एग्जांपल हमने ये सॉल्व कर ली है, आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल नंबर 6 को आप लोगों ने जरा देख लेना है, 7 को देख लीजिएगा। ऑलराइट, और जितना मजीद पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब आप लोग थोड़ा सा आगे भी पढ़ के आया करें, और जितना हमने प्रीवियस पढ़ लिया है उसको तो हर हाल में रिवाइज किया करें। गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।